हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है हमारे फैंटास्टिक प्लेटफॉर्म चॉक एंड डस्टर पे। तो भैया आज की हम अपने दिन को शुरू करेंगे एक मोटिवेशनल कविता से, जो कि बचपन में हम अक्सर सुनते आते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चॉक एंड डस्टर आपके लिए लेके आया है प्रिपरेटरी फॉर जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक सिमुतल्ला आवासीय विद्यालय, आरके मिशन, जामिया, एएमयू और ओलंपियाड की सारी तैयारी यहाँ पे करवाई जाती है। लेकिन हम आज इस क्लास में डिस्कस करेंगे क्लास 7th के सैंपल पेपर, वो भी इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड का। इससे पहले मैंने आपसे वादा किया है कि आज के दिन की शुरुआत करेंगे हम एक बचपन वाली कविता के साथ। बड़ा ही मोटिवेशनल है, ठीक है। तो भैया, नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान, खिला पिलाकर बैलों को ले करने चला खेत पर काम, नहीं कभी त्योहार न छुट्टी, उसको नहीं कभी आराम, है ना। तो गरम गरम लू चलती सनसन, धरती जलती तवे समान, तब भी करता काम खेत पर, बिना किए आराम किसान। तो कैसी लगी कविता आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं सैंपल पेपर क्लास 7th के इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, जो कि साइंस ओलंपियाड फाउंडेशन के द्वारा ये एग्जाम हर साल आयोजित करवाई जाती है। तो भैया बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड टुडेज लेक्चर। ओके, तो आज हम बता देंगे कि क्लास 7th में सिलेबस क्या पूछा जाता है, ठीक है, और कितने मार्क्स के होते हैं और कितने क्वेश्चंस के ये एग्जाम्स होते हैं। तो भैया एक्चुअल टेस्ट पेपर जो होता है ना, एक्चुअल टेस्ट पेपर, उसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं। टाइम आपको मिलता है कितना भाई? तो 60 मिनट टाइम मिलता है। 3 सेक्शन होते हैं, 3 सेक्शन में किस किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं? 20 क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके फर्स्ट सेक्शन में होंगे, जो कि रीजनिंग के होंगे। फिर इसके बाद 20 क्वेश्चंस जो होंगे सेक्शन 2 में होंगे, और इसके बाद 10 क्वेश्चन सेक्शन 3 में होंगे। इस सैंपल पेपर के थ्रू डिस्कस करेंगे। यही तो मैं बताना चाहता हूं आपको कि भाई ये सैंपल पेपर है। इसमें हम एक क्या देखेंगे, एक तरीका से हम देखेंगे फ्रेम, किस तरीका का ये फ्रेम है। सैंपल पेपर, एक्चुअल पेपर कैसा क्वेश्चन पूछता है, उसी को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर अब देखो भाई, सेक्शन 1 में मैंने बताया जैसे कि लॉजिकल रीजनिंग के बारे में पूछी जाती है, सेक्शन 2 में मैथमेटिकल रीजनिंग के बारे में पूछी जाती है, और सेक्शन 3 में एवरीडे मैथमेटिक्स, जो हमारे डेली आए दिन लाइफ में कुछ मैथ्स के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, या हमारे लाइफ में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि मैथमेटिकल क्वेश्चन बनते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, ठीक है। ये एग्जाम देने से क्या फ़ायदा होता है? तो भाई फ़ायदा ही फ़ायदा है भाई। एक तो कि आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, इसके अलावा वो सर्टिफिकेट हर जगह काम करता है। फिर इसके बाद आपको स्कॉलरशिप भी मिलेंगे, नाम होगा सो अलग ही होगा, और क्वेश्चन का लेवल भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे देते हैं एग्जाम, और बहुत सारे बच्चे वाकिफ भी नहीं है इस एग्जाम से, जिनको देना चाहिए, ठीक है। ये एक भाई टैलेंट जज करने का एक तरीका है, मैथमेटिकल स्किल को बढ़ाने का ये एक तरीका है, ठीक है। और इस एग्जाम में बैठना चाहिए, ठीक है। आ जाओ भाई, सिलेबस डिस्कस करते हैं। मैथ के सिलेबस में, चूंकि ये IMO है, इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, मतलब मैथ से रिलेटेड सवाल पूछता है, तो मैथ्स के सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। इंटीजर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स, फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यानी कि क्लास 7th के जो NCERT के मैथ्स का बुक है ना भाई, वही पूरा का पूरा सिलेबस इसमें आता है। बशर्ते कि आपको इस तरीका से पढ़ना चाहिए कि उससे जो क्वेश्चन बनाया जाता है ना, थोड़ा ट्विस्ट कर दिया जाता है। तो अगर आपकी तैयारी उसी तरीका से चलती है तो आप इसमें अच्छा मार्क्स अचीव करेंगे और अच्छा रैंक अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी की चीज़ों के लिए हम आपको लेके आ रहे हैं यहाँ पे, ये सारी चीज़ों को बताएंगे, और आपके यहाँ पे ऑफलाइन में प्रिपरेशन और ज़बरदस्त होती है भाई। ऑफलाइन इज़ द बेस्ट, ठीक है। उससे क्योंकि बच्चे और टीचर जो होते हैं ना, वो इंटरेक्शन करते रहते हैं फिजिकली एक दूसरे के साथ, ठीक है। मैं तो सीधे बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे सिलेबस आप देख लीजिए यहाँ पे कि जितना भी है ये सारे सिलेबस आपकी क्लास 7th के हैं, है ना। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल हो गया, जो कि आपके क्लास 7th में पढ़े होंगे, पेरीमीटर हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, सर्किल हो गया, डाटा हैंडलिंग, अर्थमेटिकल एबिलिटी,
ये सारी चीजें। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द फिगर, फाइंड ऑड न्यूमरल आउट, सीरीज कंप्लीशन, कोडिंग डिकोडिंग, ये रीजनिंग के है सिलेबस, रीजनिंग के सिलेबस है। ओके, मैथमेटिकल रीजनिंग आ गया, मिरर इमेज हो गया, एम्बेडेड फिगर, पैटर्न्स, डायरेक्शन एंड सेंसेस, नंबर रैंकिंग एंड द अल्फाबेटिकल टेस्ट, ये सब चीजें पढ़ना होता है। अगर बच्चे अभी से जो पढ़ते हैं तो उनका रीजनिंग भी तगड़ा हो जाता है, जो आगे चल के अच्छे अच्छे एग्जाम में जो होते हैं बैठते हैं तो उनका रीजनिंग पहले से ही तगड़ा रहता है। उससे क्या फायदा होता है भाई, पहले से जिसका मजबूत रहेगा। अब आप ही बताइए कि एबीसीडी पहले से जानते हैं तो अभी आप एबीसीडी आराम आराम से लिखते हैं कि तेजी से लिख के निकल जाते हैं? तेजी से लिखते हैं ना। तो पहले जो जान लेगा, जो अर्ली लर्निंग अर्ली अर्निंग, जो पहले जान लेगा ना, उसका इतना अभ्यास होगा ना, आगे जाते जाते ऑनर्स तक इतना अभ्यास हो जाएगा ना कि वो क्वेश्चन देखेगा, उड़ाएगा, क्वेश्चन देखेगा और उसको सॉल्व करेगा। ये हाल हो जाती है, ठीक है। और आज के कॉम्पिटिटिव ईरा में आपका फास्ट कैलकुलेशन होना भी जरूरी है, ठीक है। लेकिन इससे पहले ट्रेडिशनल या सिस्टमेटिक वे से क्वेश्चन को सॉल्व करना जरूरी है। धीरे 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 प्रैक्टिस मेक्स ए ह्यूमन परफेक्ट। इवन एनिमल परफेक्ट तो ह्यूमन तो परफेक्ट हो ही जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए, ये हम लोगों ने सिलेबस डिस्कस कर लिया, आप ये सिलेबस देख भी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। और पहले देखते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। आपको दीदार करा दे रहे हैं बिल्कुल लाइव। द फिगर गिवन बिलो इज मेड ऑफ 3 स्मॉल क्यूब। छोटे छोटे 3 क्यूब को जोड़ के एक फिगर बनाया गया है। ये टॉप व्यू है, ये फ्रंट व्यू है और ये साइड वाला व्यू है। यहाँ वाला साइड व्यू है, ऊपर वाला टॉप व्यू है और सामने वाला फ्रंट व्यू है, ठीक है। बोलो विच बेस्ट शोज द साइड व्यू ऑफ द फिगर। कौन सा इसमें से ऑप्शन है जो साइड व्यू को बढ़िया से दिखा रहा है? बेस्ट सोच, बढ़िया से दिखा रहा है। क्वेश्चन समझे आप, ठीक है। तो देखो भाई, अगर हम साइड व्यू को देखना चाहे तो सिंगल इधर से देखें, अगर इधर से देखें तो देखो सिंगल एक स्क्वायर टाइप का दिखाई देना चाहिए। तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो बेहतरीन, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अब उसी तरीका से सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। सेकेंड क्वेश्चन देखो भाई, विच विल कम नेक्स्ट इन द सीरीज। इसमें सीरीज में कौन, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे कौन आएगा। अब इसके लिए तो आपको एबीसीडी का नंबर याद आना चाहिए। एबीसीडी है ना, जो नॉर्मली हम लोग अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज में पढ़ते हैं, रीजनिंग में पढ़ते हैं कि ए का पोजीशन क्या होगा, बी का पोजीशन क्या होगा, सी का पोजीशन क्या होता, और उल्टा भी अल्फाबेट का पोजीशन आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो भाई, अगर आप एबीसीडी लिखते हो तो ए शुरू में आता है और जेड लास्ट में आता है। तो इसी को लेके बनाया है, फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर, सेकेंड लेटर और लास्ट से सेकेंड लेटर। और यहां से देखो फर्स्ट से थर्ड लेटर सी आता है तो लास्ट से थर्ड लेटर मेरा एक्स आएगा। तो इसके लिए आपको कुछ चीजें जो होती है ना, जब रीजनिंग पढ़ते हैं तो उसमें याद करवाई जाती है। तो ये हो गया ए जेड, ऐसा ना, बी वाई सी एक्स, इसके बाद डी डब्ल्यू होता है। आजाद बॉय सिविक्स पढ़ने चला, डी डब्ल्यू, कुछ ऐसे करके ट्रिक होता है। हम आपको यहाँ क्वेश्चन डिस्कस करवा रहे हैं, सो हम आपको ज़्यादा ये चीज़ें नहीं डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बस आप देख लीजिए कि डी का उल्टा डब्ल्यू होता है और डब्ल्यू का उल्टा डी होता है ना। तो ये आपका यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट जो आने वाला है भाई मेरे, ये डी और डब्ल्यू आएगा। तो देख लो इसमें से कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन मेरा दिल्ली, डी, ऑप्शन मेरा डी जो है करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखा जाए, बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन आते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं ना, यूं उड़ा के आइएगा भाई, तो मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। 3 नंबर, ए एंड बी आर अ मैरिड कपल। ए और बी ये दोनों मैरिड कपल है, ए और बी ये दोनों मैरिड कपल है। भाई मैरिड कपल है तो क्या होगा, हस्बैंड और वाइफ होंगे, एक हस्बैंड एक वाइफ होगा, यही ना होगा, ठीक है। एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स, एक्स और वाई भाई है। अब कोई और 2 आदमी है ना, कोई और भाई है। यहां पर देखो ए, इसको मिटा देते हैं, हमारे पास ए और बी जो है ये कपल है। फिर बोल रहा है एक्स और वाई जो है ये दोनों भाई है, एक्स एंड वाई आर ब्रदर्स, मतलब दोनों के दोनों लड़का है। फिर बोल रहा है एक्स इज ब्रदर ऑफ ए। ओहो,
x जो है ये a का क्या है, भाई है। x जो है a का भाई है। तो बताओ ना, हाउ इज y रिलेटेड टू b, किस तरीका से y b के साथ रिलेटेड है, मतलब b और y का क्या रिलेशन है, क्या रिलेशन है, तुम ही बताओ ना भाई। अगर x a का भाई है तो b, भाई ये हो सकता है कि ये लड़का भी हो या ये लड़का हो, ये लड़का हो या ये लड़की हो। अब ऑप्शन के थ्रू इसको सिलेक्ट करना जरूरी है, ऑप्शन के थ्रू सिलेक्ट करना जरूरी है। किसे, देखो यहाँ पे अब हम तो वो देख रहे हैं ऑप्शन में ब्रदर इन ला, ब्रदर इन ला थोड़ा स्पेस होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, प्रिंटिंग थोड़ा मिस्टेक है। ब्रदर इन ला, दूसरा ब्रदर। अब सुनो ना भाई, यहाँ पर देखो ना, यहाँ पे क्या है, तो बी वाई, ये तो दोनों मैरिड है, कपल है, और ये दोनों भाई है, हम प्लस प्लस डिनोट कर दे रहे हैं, ठीक है। अब ये हमारा जब भी होगा बी का तो भाई, वाई क्या हो सकता है, बी का तो भाई हो नहीं सकता है ना, ये बी का ब्रदर वाई तो हो नहीं सकता है, ठीक है। अब क्या होगा, सॉन इन लॉ, ये तो हो ही नहीं सकता है भाई, सॉन इन लॉ कैसे होगा, यहाँ रिलेशन बराबरी की चल रही है, ये भी नहीं होगा। कजन, कजन 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 ये नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है ब्रदर इन लॉ होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों मैरिड कपल है, ये दोनों क्या है, मैरिड कपल है, ठीक है, और ये दोनों भाई है, और इसमें से ये इसका भाई है, एक्स ए का भाई है और ये दोनों भाई है, तो वाई भी तो ए का भाई होगा ना, वाई भी होगा कि नहीं भाई। अब जब वाई भाई हो गया तो बी के पास एक ही ऑप्शन बचा वाई के साथ रिलेशन होने का, कि ये वाई जो होगा ना ये ब्रदर इन लॉ होगा बी का, इसलिए हमारा ऑप्शन ए अहमदाबाद इज द करेक्ट आंसर। ओके, अब आ जाते हैं हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। 3 of the following are alike in a certain way and form a group, find the odd one out। इसमें से ऑप्शन में से, ये 4 ऑप्शन दिया है, इस 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन एक जैसा है, बाकी एक अलग है, बाकी ऑड वन आउट। ऑड वन आउट जो होता है ना, उस तरीके का एक रीजनिंग का क्वेश्चन आता है, उसमें ये पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सबके सिलेबस होता है, ठीक है। अब देखो भाई, बर्ड जो होता है वो उड़ती है आसमान में, एरोप्लेन भी आसमान में उड़ती है, और इंसेक्ट आसमान में उड़ती है क्या, नहीं, काइट आसमान में उड़ती है। तो भाई बर्ड, एरोप्लेन और काइट ये तीनों एक जैसा काम है, ऊपर उड़ना, लेकिन इंसेक्ट का नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन बी जो होगा ना, ये ऑप्शन बी ये बिल्कुल ऑड है बाकी तीनों से। ये देख लो कितना आसान क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा जूम कर लो भैया, आ जाओ, ठीक है। इंसर्ट द मिसिंग कैरेक्टर, क्या करना है, इंसर्ट द मिसिंग कैरेक्टर। हमें कोई कैरेक्टर है जो कि मिस हो चुका है, उसको हमें बताना है। इंसर्ट द मिसिंग कैरेक्टर, यहाँ पर देखना, यहाँ से चलो कहीं से शुरू कर सकते हैं हम लोग, कहीं से शुरू कर सकते हैं। ये 2 दूना के 4, 2 2 जा 4 होता है, ठीक है। ये देखो 8 8 जा 64, यहाँ पर देखो 5 5 जा, यहाँ पर 24 होगा, ठीक है, यहाँ पे 25 होगा, 5 5 जा 25 होगा, ठीक है। तो ठीक है, 5 5 जा मेरा हो जाएगा यहाँ 25, और यहाँ 1 1 जा 1 ही रहेगा, ठीक है, 1 × 1 1। कहने का मतलब क्या है, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया है, 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया है, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 1 ही आएगा, हमारा आंसर ए हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आपको पता चल गया होगा कि रीजनिंग का क्वेश्चन कैसा आता है, ठीक है, कैसा आता है आपने देख लिया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 6ठा नंबर कि विच मस्ट क्लोजली रिजेंबल द मिरर इमेज ऑफ द गिवन वर्ड। स्ट्रोक एक वर्ड दिया है
और आपको बताना है कि इसका मिरर इमेज क्या होगा। फटाक से देखिए, अब आप ही मन ही मन बचपन में हमको क्या लगता था ना कि इस तरीके से ए का मिरर इमेज क्या होगा, बी का मिरर इमेज क्या होगा, तो हम बैठ जाते थे चुपचाप, आंख बंद करते थे और देखते थे कि मिरर इमेज लगा देते थे ए के बाद, बी के बाद, तो उल्टा दिखाई देता था। तो आप वैसे भी सोच सकते हैं। अब आप बताइए ना, यहाँ पे आप एक शीशा लगा दीजिए, एक मिरर लगा दीजिए, ठीक है। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये नज़दीक वाला है तो इधर ये नज़दीक ही बनेगा, ये के है तो कुछ के ऐसा बनेगा, ओ तो भैया ओ तो वैसे ही रहेगा, ये आर ऐसे बनेगा, ये टी भी वैसे ही बनेगा, और ये एस। देख लो भाई, इस तरीका का फिगर कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में कि बी में कि सी में कि डी में, किस में है? तो भाई ऑप्शन डी में है मेरा, ऑप्शन डी करेक्ट। अगर कोई बच्चा देख लेता कि सर इतना ज़्यादा चेक करने की क्या ज़रूरत है, ई तो देखिए ना बिल्कुल, अगर यहाँ पे हम शीशा लगाते हैं तो ई पहले आएगा, तो यहाँ पे ई है, बाकी में किसी में है ही नहीं, तो है ही नहीं, तो हमारा ऑप्शन डी होगा। ऐसे भी सोच सकते हैं तेजी से। काउंट द नंबर ऑफ ट्रेंगल इन द फॉलोइंग फिगर। अब तो काउंटिंग फिगर से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ गया है ना, काउंटिंग फिगर से। और ये सब बड़ा बड़ा एग्जाम में भी, यूपीएससी तक में भी पूछा जाता है, कैट में पूछा जाता है, और छोटा छोटा ये एग्जाम देखोगे भैया लोग तैयारी करते होंगे, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, ये सब सारे चीज़ों में रीजनिंग आता है। पूछिएगा आप, अगर घर में भैया होंगे, बड़े भैया होंगे, पूछिएगा कि भैया रीजनिंग पढ़ते हैं क्या, तो हाँ कितना इंपॉर्टेंट है रीजनिंग, अरे बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इतने इतने मार्क्स का पूछा जाता, क्या लाइफ में इसका यूज है, ये पूछिएगा, आपको मजा आएगा, देखिएगा, ठीक है। तो काउंट द नंबर ऑफ द ट्रेंगल इन द फॉलोइंग फिगर, ये फिगर दिया गया है, इस फिगर में हमें ट्रेंगल के संख्या को काउंट करना है। तो चलो काउंट करते हैं। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8। अब थोड़ा सा हम देखते हैं कलर को चेंज करते हुए। 8 तो हो चुका है, ये हो गया मेरा 9, ये हो गया मेरा 10, और रुको भाई, और रुको, 10 हो गया ना। ये देखो, ये हो गया मेरा 11, और ये हो गया मेरा 12, 12 मेरा फिगर बन पाएगा किसका? टोटल नंबर ऑफ ट्रेंगल मेरा 12 होगा, ऑप्शन सी, और सी से करेक्ट, ठीक है, सी से करेक्ट, मेरा सी नंबर ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि किस तरीका से रीजनिंग से सवाल पूछे जाते हैं, और रीजनिंग के सेक्शन को यहाँ पे ख़त्म किया जा रहा है। हालांकि एक्चुअल पेपर में आपको 20-20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये हमारा सैम्पल पेपर है, आपको ये बतलाना चाहते हैं, ये बता देना चाहते हैं कि क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, ठीक है। मैथमेटिकल रीजनिंग की बातें कर ले, मैथमेटिकल रीजनिंग की आ जाइए, देख लीजिए। मैथ्स भी तो एक रीजनिंग ही है, आपके थॉट को बढ़ाने में हेल्प करता है मैथ्स, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्राइब इन द गिवन फिगर। ये जो फिगर दिया गया है बाबू, देखो ना थोड़ा सा, ये जो फिगर दिया गया है इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन होगा? क्या ये एक्यूट एंगल है? ये एक्यूट एंगल है? क्या ये ऑब्ट्यूज एंगल है? पैरेलल लाइंस है? परपेंडिकुलर लाइंस? आई होप कि आप पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस के बारे में जानते होंगे। देखो भाई, जब भी अगर आप इस तरीका से कर लेते हैं, एक डंडा ऐसे है और बिल्कुल इसके ऊपर से एक और डंडा इस तरीके से आ रहा है जो बीच में 90 डिग्री बना रहा है, तो इस तरीका के लाइंस को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस। ओके, तो ये हमारा बिल्कुल दिखाई दे रहा है, ये परपेंडिकुलर लाइंस है, इसलिए मेरा ऑप्शन डी, दिल्ली दूर नहीं है, ये हमारा ऑप्शन होगा डी, परपेंडिकुलर लाइंस। ओके, ठीक है। तो आई होप कि आप समझे होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा देखिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, विच शो 83300 रिटेन इन द साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं? साइंटिफिक नोटेशन में भाई, साइंटिफिक नोटेशन में हम लोग लिखते हैं क्या कि जैसे इस तरीका का कोई नंबर है 33450, ओके, और हमको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, तो हम क्या करते हैं ना, एक ऐसे नंबर को लिखते हैं, इस तरीके का फॉर्मेट में रहता है। देख लो एक बार बता दे रहे, a इंटू 10 टू द पावर b के फॉर्मेट में लिखते हैं। 10 पे पावर a इंटू 10 के पावर b, और a कहाँ से कहाँ के बीच में लाई करता है ये भी जरूरी है। a मेरा पता है क्या क्या हो सकता है? a मेरा 1 हो सकता है मिनिमम, और मैक्सिमम 10 से छोटा होना चाहिए।
10 से छोटा होना चाहिए, 1 से लेकर 10 से पहले, 10 से पहले इसी के बीच में होना चाहिए। ठीक है, अब देखो हम लोग क्वेश्चन के थ्रू देख लेते हैं। सर एक एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल तो साक्षात है भाई, 1 2 3 4, 4 हम जाएंगे तो 3, यहाँ पे चौथा के बाद यहाँ एक डेसिमल लगाएंगे, फिर लिखेंगे 3 4 5 और देखो तो 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद हमने डेसिमल लगाया तो 10 टू द पावर 4। अब देखो ये ए मेरा क्या है, 10 से छोटा है कि नहीं और 1 से बड़ा है कि नहीं, तो इस फॉर्मेट में लिखना हमारा साइंटिफिक नोटेशन होता है। अब आप आसानी से इस सवाल का जवाब दे सकते हैं, हम आप पे छोड़ते हैं। ठीक है, आप दीजिएगा, आप दे दीजिएगा सवाल का जवाब। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे थोड़ा सा, 10 नंबर क्वेश्चन। ओके, नीना मेड अ ट्रेंगल, नीना एक ट्रेंगल बनाती है ना, बाई कटिंग द कॉर्नर ऑफ अ सीट ऑफ अ पेपर। एक पेपर है, आप लोग भी बनाते हैं अक्सर, क्या करते हैं कि एक वाइट पेपर होता है, नीचे से मोड़ देते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को भी उसी तरीके से सोच सकते हैं। नीना नाम की कोई लड़की है ना, और वो क्या कर रही है, एक पेपर है, पेपर से कॉर्नर से इस तरीके से मोड़ती है जो ये फिगर में दिखाया गया है, ऐसे मोड़ती है। ठीक है, अब एक एंगल उसका बन जाता है 45 डिग्री। कितना बन जाता है, एक एंगल बन जाता है 45 डिग्री। अब देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीका से एक पेपर हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम दिखा देते हैं आपको। ठीक है, ऐसा एक पेपर हो गया, मान लीजिए इस तरीके का एक पेपर हो गया और यहाँ से मोड़ देती है, सिंपल सा बात है, हो गया बस। ठीक, आप भी मोड़ के देख सकते हैं। तो ये बोल क्या रहा है कि नीना मेड अ ट्रेंगल बाय कटिंग द कॉर्नर ऑफ अ शीट ऑफ अ पेपर, वन एंगल इज 45 डिग्री, व्हाट इज द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल ऑफ नीनाज ट्रेंगल। नीना जो ट्रेंगल बनाती है उसमें थर्ड एंगल कौन सा होगा। भाई ये 90 डिग्री का सिंबल है, ये 45 है, तो ये जो बच गया ना, ये वाला जो बच गया ना हमारा, ये वाला, ये भी 45 डिग्री ही होगा। आंसर हमारा बी होगा, बंबई will be the correct option, B is equal to 45 डिग्री। यहाँ पे जो मेरा एंगल होगा ऑप्शन बी मेरा सही आंसर होगा। आगे बढ़िए और देखिए यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन नंबर 11, मैथमेटिकल रीजनिंग का ये सब क्वेश्चन है। ठीक है, और इसी तरीके का क्वेश्चन आता भी है आपके आईओएम में। ठीक है, अब देखिए घटाते हैं हम लोग, बोल रहे घटा दीजिए। अब घटाने का तरीका को थोड़ा सा देख लीजिए, फास्ट रैपिड कैसे घटाएंगे। एक काम कीजिए, सीधे 4 में से 2 घटा लीजिए, बच जाएगा 2, और यहाँ पे 3/4 -1/2 मैंने बटरफ्लाई मेथड से घटाना सिखाया है। ये 3 दूना 6, ये -4 डिवाइडेड बाई नीचे वाले को दोनों को गुना कर लिया जाता है, ये बच जाएगा 2/4 कैंसिल, सॉरी 2/8, और ये कैंसिल हो गया तो 1/4 आ गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.1/4, ये आंसर होगा। कहाँ है भाई, ऑप्शन सी, चेन्नई सुपर किंग, सी करेक्ट आंसर। ठीक है, 2.1/4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस टॉपिक का ये है क्वेश्चन, किस टॉपिक का है बताइए, किस टॉपिक का है। ये हमारे मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं एक बार। दिस रेक्टेंगुलर प्रिज्म हैज अ लेंथ ऑफ 14 सेंटीमीटर। ये रेक्टेंगुलर प्रिज्म है, इसका लेंथ हमारा 14 सेंटीमीटर दिया है, ब्रेथ हमारा 3 सेंटीमीटर और हाइट दिया है 8 सेंटीमीटर। बोला क्या जा रहा है, व्हाट इज द वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब ये कितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, कितनी इस थिंग्स की कैपेसिटी है, ये आप डिसाइड कीजिए। तो भाई ये एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड जैसा दिख रहा है, और इसका वॉल्यूम जो होता है LBH होता है। LBH मीन्स लेंथ, ब्रेथ और हाइट का प्रोडक्ट। लेंथ कितना दिया है 14, ब्रेथ कितना दिया है 3, और हाइट दिया है 8, और ये वॉल्यूम का जो यूनिट होता है क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। क्या होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर, कहीं कहीं शॉर्ट में CU और सेंटीमीटर भी लिख दिया जाता है। तो अब इसको गुना कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया 8 3 24 और 14, 24 और 14 कर लीजिए, 14 दूना के 28, 280 और 14 चौका 56, ये हो जाएगा 6, 8 5 13, और ये 1 1 2 2 1 3, 336 क्यूबिक सेंटीमीटर हमारा आंसर होगा।
336 क्यूबिक सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट ऑफ n एंड 25? n और 25 का प्रोडक्ट कितना आसान है, अरे 25 में n से गुना करना है, 25n हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन, विच पॉइंट ऑन द नंबर लाइन बेस्ट रिप्रेजेंट 1.35? थोड़ा सा तेजी से चलते हैं, थोड़ा सा तेजी से, क्योंकि आपका फोकस और डिसिप्लिन बनाए रखते हैं, फोकस और डिसिप्लिन बनाए रखते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आती चली जाएगी। विच पॉइंट ऑन द नंबर लाइन बेस्ट रिप्रेजेंट 1.35? 1.35 को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बोलिए? पहला आप लोगों में चैप्टर आता है ना, नंबर्स, इस तरीका से एक नंबर्स आता है, उसमें आप क्या पढ़ते हैं, यही सब तो पढ़ते हैं, इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर, है ना, कैसे इंटीजर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है, ये सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। तो 1.35 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए तो 1.35, तो 0.35 1 से जस्ट बड़ा होगा, कुछ कहीं है क्या पॉइंट? नहीं, अरे भाई ये तो 3 पॉइंट समथिंग है, ये तो होबे नहीं करेगा। और आगे देखिए 1.35, आ जाओ भाई आ जाओ, किधर हो? अच्छा ये तो 2 पॉइंट समथिंग है भाई, ये तो होगा ही नहीं। सी नंबर कहाँ है? 1.35, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी चेक कर लेते हैं, ये तो -2 समथिंग दिया है, यहाँ पे -2 पॉइंट समथिंग दिया है, ये यहाँ से लिख सकते हैं -2 पॉइंट समथिंग नहीं भाई, फ्लो में गलती नहीं करने का, -1 पॉइंट समथिंग दिया है इधर, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। 1.35 ये जो नंबर है ये 1.35 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, चलो भैया गाड़ी बढ़ाते हैं नेक्स्ट गियर में। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 15 ये करके दिखाओ। ये व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन 45? 45 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? तो प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब दिए गए नंबर्स, ये नंबर हमारा कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर है, इसको ऐसे तोड़ो, ऐसे नेचुरल नंबर में तोड़ो कि फिर से उसको तोड़ा नहीं जा सके, फिर से तोड़ा नहीं जा सके। तो हम क्या करते हैं, इसको तोड़ने का एक हम लोग तो बचपन में सीखे होंगे फैक्टराइजेशन करना। सर ये कैसे कटेगा? 3 से कटेगा, 15 तियां 45, फिर 3 से कटेगा, 3 पचे 15 हो गया। 45 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 5 पावर के रूप में लिख दें। हाँ ठीक है, 3 के पावर 2, क्योंकि 3 को 2 बार गुना किए, × 5। ऑप्शन देख लो भाई, ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन बी, बम्बई, बम्बई, बम्बई। ऑप्शन बी हमारा होगा 3² × 5, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन गुना करने के लिए दिया है, यहाँ पे बोल क्या रहा है कि 11.3 को 2.7 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? तो सबसे आसान तरीका है ना, इसको हम मिटा देते हैं। देखो 3 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन को किस तरीके से फास्ट किया जाएगा ये भी मैंने सिखाया है। ठीक है, शॉर्ट वीडियो में 1-1.5 मिनट का वीडियो है, वो आप जाके देख लेना चॉक एंड डस्टर चैनल पे। ठीक है, व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 45? ये तो हो गया हमारा। ये बोल क्या रहा है कि 11.3 को अगर हम गुना करते हैं 2.7 से तो क्या आएगा? तो भाई इतना तो जानता ही होगा कि 11.3 को हम 113/10 लिख सकते हैं और 2.7 को 27/10 लिख सकते हैं। नीचे को छोड़ दो, यहाँ पे 113 × 27, इतना देखो, ये करना है फास्ट, हम सिखाने के लिए ये कर रहे हैं थोड़ा स्लो, और नीचे तो 100 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 113 और हम 27 को लिखेंगे 0 to 7 और गुना करेंगे सीधे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 7 3 का 21, 21 का 1, हाथ में 2, यहाँ पे 7 और 3 दूना 6, कितना हो जाएगा? 7 6 13, 13 और 2 15, 15 का 5, हाथ में 1। फिर क्या करेंगे, इससे 7 को इससे गुना करेंगे, 7, ये 0 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा 9, 9 1 10, फिर से हासिल 1, फिर 2 × 0, 2 + 0 तो 2 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, और इसको इससे गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। मतलब फाइनली हमारा क्या आएगा? 305 और नीचे क्या है 100, फिर से करोगे जब तो ये आ जाएगा 30.51। ठीक है, वो गुना जाके जरूर सीख लेना। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन ऑलरेडी सिखा रखे हैं, उसको आप देख लेना। चलो तो भाई ये हम इस तरीका से तेजी से भी गुना कर सकते हैं,
हमारा ऑप्शन होगा डी, करेक्ट ऑप्शन होगा डी इस क्वेश्चन नंबर 16 का। और क्वेश्चन नंबर 17 पे अब हम आ जाते हैं, अपने पायदान को क्वेश्चन नंबर 17 पे रखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द नेक्स्ट स्टेप यूजिंग द लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर टू सिंप्लीफाई 7/8 माइनस 5/6। 7/8 माइनस 5/6 को यहाँ पे किस तरीका से, देखो कहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, कहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है इसको, जिसका डिनोमिनेटर यहाँ पे जितना डिनोमिनेटर है वहाँ पे भी यही आना चाहिए डिनोमिनेटर। देखो थोड़ा सा, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द नेक्स्ट स्टेप यूजिंग द लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर। कॉमन डिनोमिनेटर जो आना चाहिए वो छोटा से छोटा आना चाहिए। अच्छा यहाँ पे बताओ, इसका डिनोमिनेटर का लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर कितना आएगा, बोलो तो थोड़ा। 6, 8 और 6 का लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर कितना आएगा, 14। देखो सॉरी 24 आएगा, 24। ठीक है, यहां पर देखो तो कितना आ रहा है, ये देखो 7/8 इंटू 3/3। काटोगे इस 4/4 को, काटोगे फिर से वही आ जाएगा। फिर यहां पे भी 4/4 3/3 ये काटोगे फिर से 7/8 माइनस 5/6 ही आएगा। देखो यहाँ पे 5 को काट दिए, इसको काट दिए, देखो 7/8 बच गया, 5/6 बच गया, बीच में साइन है माइनस का, फिर से वही आ जा रहा है, यही आ जा रहा है। अब बच्चा इसमें रहता है कंफ्यूज, बच्चा रहता है कंफ्यूज कि क्या बोल रहा है भाई, बोल रहा है कि डिनोमिनेटर मेरा छोटा से छोटा होना चाहिए। अब 24 यहाँ पे डिनोमिनेटर एलसीएम लेंगे तो आएगा। यहाँ पे भी देखो 8 और यहाँ पे 8 3 का 24 देखो और 6 4 का 24। यहाँ पे अगर तुम एलसीएम लेते हो तो ये तुम्हारा हो जाएगा 21 और नीचे हो जाएगा 24 माइनस ये हो जाएगा 20 और नीचे हो जाएगा 24। अब भी एलसीएम ले रहे हो तो ये कितना आ रहा है, 24 ही आ रहा है। यहाँ पर देखो तो थोड़ा सा ऑप्शन नंबर बी को थोड़ा सा ध्यान से देखो, 7 चौक 28 8 चौक 32। ठीक है, माइनस 5 3 जा, यहाँ पे 5 3 15 और 6 3 जा 18, नीचे 18 आ रहा है। अब देखो इसका जब तुम लोगे ना एलसीएम तो ये छोटा नहीं आएगा, बड़ा ही आ जाएगा 24 से। तो इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन निकल के आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए मेरा आएगा, जिसका जो डिनोमिनेटर होगा लीस्ट होगा और वो होगा 24। ठीक है, तो आई होप कि ये बातें समझ में आ रही है। आगे चलते हैं और ये हमारा थर्ड सेक्शन। आईएमओ में 3 सेक्शन पूछी जाती है, ये मेरा आखिरी सेक्शन है एवरीडे मैथमेटिक्स का, जो कि हर दिन प्रतिदिन हमारे आए जीवन में मैथ्स लागू होते हैं, या जो मैथ्स निकल के आते हैं, जो मैथ्स हम लोग यूज करते हैं, वही मैथ्स यहाँ पे पूछा जाता है। एवरीडे मैथमेटिक्स में पहला क्वेश्चन हमारा जो कि क्वेश्चन नंबर है 18, राम कैन थ्रो अ बॉल। राम जो है किसी बॉल को फेंक सकता है कितना, तो 50.3/5 मीटर, 50.3/5 मीटर फेंक सकता है ऊंचा। जबकि श्याम कैन थ्रो द सेम बॉल 48.1/3 मीटर। राम फेंक सकता है 50.3/5, जबकि श्याम फेंक सकता है 48.1/3 मीटर ऊंचा। बोल रहे हाउ मच फार्दर कैन राम थ्रो द बॉल देन श्याम। राम कितना ज्यादा ऊंचा फेंक दे रहा है श्याम से बॉल को। तो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ घटाओ ना। बोल रहा है राम कितना फेंक रहा है 50.3/5, श्याम कितना फेंक रहा है तो 48.1/3। अब क्या करना है भाई, तो दोनों का डिफरेंस ले लेना है। अब 50 में से 48 जाएगा, सीधे लो 50 में से 48 बच गया 2। अब ये जो है ना छोटा 3/5 1/3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, 3 3 का 9 और ये हो गया तुम्हारा 5। बटरफ्लाई मेथड भी मैंने सिखा रखा है। ठीक है, तो 3 3 का 9 और 5, 9 में से 5 गया 4 और नीचे वाले को गुना कर देना होता है। ये हमारा हो गया 15। ठीक है, 5 3 के 15। तो कितना कहाँ आया यहाँ पे, कौन सा ऑप्शन होगा, 2.4/15, 2.4/15। ऑप्शन मेरा बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी जो होगा मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। अब 19 नंबर देखो, थोड़ा 19 नंबर क्वेश्चन को देखो थोड़ा सा ध्यान से। बोल रहा है कि इन अ पार्किंग लॉट, कोई पार्किंग लॉट है जहाँ पे गाड़ी लगाई जाती है, साइकिल लगाई जाती है, बाइक लगाई जाती है, एटीसी वगैरह वगैरह। ठीक है, अब भाई इन अ पार्किंग लॉट 1 आउट ऑफ एवरी 8 कार इज ब्लू। 8 गो कार में से हर एगो कार ब्लू रंग की है। क्या क्या, ब्लू 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 रंग की है कार। ठीक है, तो हर 8 कार में से एक कार ब्लू रंग की है। What % of the car in this lot are blue?
वो जो पार्किंग लॉट है उस पार्किंग लॉट में कितनी परसेंट गाड़ियां है, कार्स हैं जो कि ब्लू रंग की है, कितने परसेंट? तो भाई 8 में से तो एक गाड़ी हमारी जो है वो ब्लू है, तो यहां से इसी को गुना कर दो 100 से, ये हमारा निकल के आएगा 12.5%। 12.5% जो होगा गाड़ी उस लॉट में ब्लू कलर की है ना। वो जहाँ भी कार पार्किंग हो जा रही है वहाँ पे मेरे पास 12.5% गाड़ी जो है वो ब्लू कलर की है। आई होप कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं, और ये हमारा एवरीडे मैथमेटिक्स का ये आखिरी क्वेश्चन है और सैम्पल पेपर क्लास 7th का आईएमओ का ये आखिरी क्वेश्चन है। आप समझ गए होंगे कि किस तरीका का क्वेश्चन आता है। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को नस्ते नाबूद करते हैं। ए डक फ्लू एट 18 किलोमीटर पर आवर फॉर 3 आवर्स। एक बत्तख है, डक है, वो 18 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से क्या कर रहा है, उड़ रहा है, और वो 3 घंटा के लिए उड़ रहा है। डक फ्लू है ना, उतना तो हम नहीं देखे बत्तख उड़ते हुए, लेकिन वो पंख होता है तो फड़फड़ाना, चलना, जो भी हो। 18 घंटा 18 kmph के रफ्तार से वो 3 घंटा तक उड़ रहा है। तो बताइए ना, 1 घंटा में 18 किलोमीटर उड़ रहा है, तो 3 घंटा में 18 दूना 36, 18 के 54 किलोमीटर चला। 3 घंटा में कितना चला भाई? 3 घंटा में चला 54 किलोमीटर। प्लस देखो 15 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर्स। 15 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से 2 घंटा के लिए वो क्या कर रहा है, उड़ रहा है। फिर वही डिस्टेंस, मतलब कि उसी क्षण उड़ रहा है। जैसे यहाँ पे 18 किलोमीटर के रफ्तार से चल रहा था 3 घंटा, 15 किलोमीटर के रफ्तार से चल रहा है वो 2 घंटा के लिए। तो 1 घंटा में 15 किलोमीटर चल रहा है तो 2 घंटा में 30 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, तो 30 किलोमीटर यहाँ पे हम लिख देंगे, और टोटल मिला के उसने 5 घंटा में जो दूरी तय की वो 84 किलोमीटर की दूरी तय की। कितने किलोमीटर की दूरी तय की भाई? 84 किलोमीटर की दूरी कवर अप की। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा। ए बी सी डी में से ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। ओके, और इस लेक्चर को देख के आप ये भी समझ गए होंगे कि भाई क्लास 7th के इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड में किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगले लेक्चर में हम क्लास 8th के लिए लेके आएंगे, सैम्पल पेपर ही डिस्कस करेंगे, और फिर आगे ये सारे सैम्पल पेपर डिस्कस हो जाएंगे तो एक्चुअल पेपर भी डिस्कस करेंगे। ये पूरा आपको अंदाजा लग जाता होगा कि किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। आई होप ये भी समझ गए होंगे कि अब ये एग्जाम आपको जरूर देना चाहिए। ठीक है, तो हम भाई चॉक एंड डस्टर हमारी संस्था आपके लिए लेके आई है। ये सारे जितने भी एग्जाम्स होते, ओलंपियाड, जेएनवी, सैनिक, सिमुतल्ला, ये सारे एग्जाम्स की तैयारी कराने के लिए यहाँ पे पूरा एकदम वेल डिफाइंड फैसिलिटी रखी गई है। तो आई होप एक बार आपको सेंटर पे विजिट करना चाहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच टू वॉचिंग माई वीडियो। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर भी कीजिए, और अच्छे कमेंट भी कीजिए। आपका सजेशन के लिए हमेशा वेलकम रहेगा। थैंक यू वेरी मच।